Good morning students and my dear friends. Today is 13th of December 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज टू नो हाउ मच देयर इज टू नो इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग टू लिव। आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की 18 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, फैक्ट्रीज पावर अप फूड फ्यूल्स इन्फ्लेशन। तो कल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इंडियन इकोनॉमी के जो पैरामीटर्स हैं उनका डेटा रिलीज किया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो अक्टूबर के मंथ में 11.7% की ग्रोथ रेट से ग्रो किया है और ये पिछले 16 महीनों का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। और अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला या हम कह सकते हैं जो ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा अक्टूबर के मंथ में, ये माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ की वजह से। तो दिस पर्टिकुलर ग्रोथ ऑफ 11.7% इज ड्रिवन बाय माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा जो लो बेस इफेक्ट है उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर और द प्रीवियस डेटा देयर इज द इफेक्ट ऑफ लो बेस, क्योंकि इससे पहले अगर हम डेटा से कंपेयर करें तो जो ग्रोथ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा लो था। तो इस बार ये उस पर्टिकुलर लो बेस की वजह से और थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ देखें तो 11.7% से ग्रो हुआ बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स। इसके अलावा रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर के जो डेटा पब्लिश किया एनएसओ ने, उसके अकॉर्डिंग नवंबर के मंथ में जो रिटेल इन्फ्लेशन रही वो फास्टेस्ट पेस से इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू लास्ट 3 मंथ। यानी नवंबर से पहले के जो 3 महीने हैं उसमें रिटेल इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ रेट था, जो रिटेल इन्फ्लेशन की जो पेस थी वो उतनी ज़्यादा नहीं रही। नवंबर में रिटेल इन्फ्लेशन ने एक शूटअप रजिस्टर किया जो कि पिछले 3 महीनों का हाईएस्ट पेस है। और कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है इंडिकेट कर रही है कि आरबीआई जो अप्रोच लेकर चल रहा है इन्फ्लेशन को, जिस तरीके से आरबीआई ने अपनी एमपीसी रिव्यू में जिस तरह से डिसीजन लिए वो कहीं ना कहीं इन लाइन है। और आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो भी कई सारे मेजर्स ले सकती है इन ऑर्डर टू कर्ब द राइजिंग प्राइसेस, क्योंकि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले मंथ में जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा अगर हम अदर और इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करें जैसे कि कैपिटल गुड प्रोडक्शन, तो कैपिटल गुड प्रोडक्शन में भी हमें अक्टूबर के मंथ में डबल डिजिट ग्रोथ रेट देखने को मिली और यही सेम पैटर्न हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी देखने को मिला। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी डबल डिजिट की ग्रोथ रही। जनरली अगर हम देखें तो कैपिटल गुड जो होता है दैट इज कंसीडर्ड एज अ फिक्स्ड इन और प्रॉक्सी ऑफ द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन एनी इकोनॉमी। तो अगर कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है वेदर बाय प्राइवेट सेक्टर और बाय गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी। और ये एक अच्छा पैरामीटर होता है कि अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में डिमांड है तो प्रोडक्शन होगा तो जॉब होगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट होगा तो डेफिनेटली डिस्पोजेबल इनकम होगी तो इकोनॉमी में डिमांड होगी और डिमांड होगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इस तरीके से एक वर्चुअल साइकिल चलती रहती है। तो कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन में भी डबल डिजिट से ग्रोथ रेट देखने को मिली, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में भी ग्रोथ रेट देखने को मिली। और अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट को देखें तो इट इज द फास्टेस्ट एक्सपेंशन इन दिस फिस्कल ईयर एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव कंज्यूमर सेंटीमेंट। तो पूरे फिस्कल ईयर में अभी तक का जो ग्रोथ रेट रहा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का अक्टूबर के मंथ में, उसमें हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो आउटपुट है वो भी 10.4% से इंक्रीज हुआ। माइनिंग ने 13.1% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया, पावर ने 20.4% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया। तो ओवरऑल जो अक्टूबर और नवंबर का जो डेटा दिख रहा है एनएसओ का, अगर उसको देखें तो क्लियरली जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, चाहे वो कैपिटल गुड प्रोडक्शन हो, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ रेट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट हो, सब में हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स या पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल जो रहा, जो फेस्टिव सीजन इंडियन इकोनॉमी में जनरली कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव
और डिमांड ओरिएंटेड सीजन, तो उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उस पर क्लियरली विजिबल हो रहा है। So this is all about industrial output growth rate and this is CPI inflation. 7.6% year on year GDP growth rate quarter 2 में देखने को मिला as per NSA data. 57.4% composite purchasing manager index रही in the month of November as per S&P Global. 12.1% year on year growth देखने को मिली किसमें, हमें जो 8 core industrial sector हैं उसमें in the month of October. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। गवर्नमेंट वर्क्स ऑन रूल टू एवर्ट मोनोपोलीज इन क्रिटिकल मिनरल्स। तो रिसेंटली क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, उसके ऑक्शन को लेकर के, लिस्टिंग को लेकर के हमने बहुत सारी न्यूज़ कवर करी थी और हमने ये भी डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो इनिशिएट हो चुका है। उसी के कंटेक्स्ट में उसी न्यूज़ को बैकग्राउंड में रखते हुए हम ये आज की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो यूनियन माइन मिनिस्ट्री जो है वो स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स और क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स में मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, या मोनोपोली जो है या मोनोपोलिस्टिक जो पॉलिसीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए कई सारे मेजर्स ले रही है। इसके अलावा जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो नॉन सीरियस हैं या जिन्होंने बिडिंग डाल रखी बट उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, उन्होंने सिर्फ बिडिंग इसलिए डाल रखी है ताकि जो बिडिंग के जो बेसिक रूल्स हैं वो फुलफिल हो जाएं और एक पर्टिकुलर कंपनी को वो ब्लॉक अलोकेट हो जाए। इस तरह से कई सारे माल प्रैक्टिसेस बिडिंग और ऑक्शन की प्रोसेस में करी जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं बिडिंग और ऑक्शन की प्रैक्टिसेस को लेकर के, कुछ मिनिमम प्लेयर्स की कुछ मिनिमम बिडिंग रिक्वायर होती हैं, कई बार मिनिमम बिडिंग नहीं आती इसलिए वो ऑक्शन कैंसिल हो जाता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, फेक और प्रॉक्सी बिडिंग डलवा देती है दूसरी कंपनीज हैं, जबकि वो एक्चुअली में इंटेंट नहीं होती उस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करने में, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को खरीदने में, उस पर्टिकुलर ऑक्शन में, जस्ट टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनीज जो है वो प्रॉक्सी बिडिंग करवाती हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए जो माइन मिनिस्ट्री है वो कई सारे डिसीजन ले रही है। और क्यों ले रही है, क्योंकि मुझे पता है ऑक्शन जो है वो नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है। तो एक ड्राफ्ट रूल जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है बाय माइंस मिनिस्ट्री, और उस ड्राफ्ट रूल, हालांकि अभी वो पास नहीं हुआ है, वो सैंक्शन नहीं हुआ है, वो अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन उस अगर ड्राफ्ट रूल को देखें तो वन एप्लीकेंट कैन सबमिट ओनली सिंगल बिड इन एन ऑक्शन ऑफ मिनरल ब्लॉक्स। मतलब एक एप्लीकेंट केवल एक ही बिड सबमिट कर सकता है, उसके अलावा उसके एसोसिएट्स, उसके एफिलिएट्स, उसकी सब्सिडीज जो है वो किसी भी तरह की बिडिंग नहीं सबमिट कर सकती हैं और उनकी एफिलिएट्स को किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाएगा उस बिडिंग प्रोसेस में, उस सेम ऑक्शन में एंटर करने के लिए, जनरली जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली माल प्रैक्टिस है। और अगर ऐसा होता है कि एक कंपनी ने कोई बिड सबमिट करी है और उसके एफिलिएट या उसकी सब्सिडरी या उसकी किसी एसबीयू ने अगर उसी सेम मिनरल ब्लॉक के लिए दूसरी बिड सबमिट कर दी है तो दोनों की बिड जो है वो गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देगी एज पर द ड्राफ्ट रूल। हम सभी जानते हैं कि फिलहाल के लिए जो अभी ऑक्शन स्टार्ट हुआ है वो लिथियम, मॉलिब्डेनम, नियोबियम, प्लैटिनम के ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं, पोटाश और रेयर अर्थ एलिमेंट है, उनके लिए ऑक्शन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो ड्राफ्ट रूल प्रिपेयर किया जा रहा है उसमें ये कोशिश करी जा रही है कि इस तरह की जो कार्टेल फॉर्मेशन है, जो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस हैं उसको हटाया जा सके, जिससे कि मोनोपोली जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स के केस में ना हो। मोनोपोली होगी तो क्या होगा, मोनोपोली होगा तो कि जैसे हम जानते हैं जो मिनरल्स हैं क्रिटिकल हैं, स्ट्रेटेजिक हैं कंट्री की रिक्वायरमेंट के लिए, और अगर किसी कंपनी की मोनोपोली होगी तो डेफिनेटली वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेगी एंड इट मे इम्पैक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड दैट इज वाई These rules for auctions are clearly to allow focused approach companies जो कि actually में काम करना चाहती हैं for exploration and exploration of critical and strategiक mineral, और जो कर सकती हैं, जिनके पास potential है, ताकि इस bid को दोबारा या इस auction को दोबारा से repeat ना करना पड़े कि वो सिर्फ अप्लाई कर रही है बट उनके पास फाइनेंशियल या टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है उस पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन के लिए। तो इस तरह की कंपनीज को भी रिमूव किया जाएगा उस ऑक्शन की प्रोसेस से। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 29 ऑफ नवंबर को कि मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस है उसने इनवाइट किया है 4 मिनरल ब्लॉक्स के लिए माइनिंग लीज और 16 मिनरल ब्लॉक्स फॉर कंपोजिट लाइसेंस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज लिथियम, जो रिसेंटली रईस डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में और छत्तीसगढ़ में जिसकी डिस्कवरी हुई है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 22 जनवरी से पहले ये ऑक्शन के जो रूल्स हैं ये तैयार हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है ऑक्शन की उससे
पहले इन रूल को तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि मिनिस्ट्री के साइड से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ट्रीट अस लाइक ADIA गल्फ वेल्थ अर्ज इंडिया। तो जो सोवरेन वेल्थ फंड है स्पेशली फ्रॉम मिडिल ईस्ट, वो इंडिया से स्पेशल टैक्स बेनिफिट मांग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का अप्रोच है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए। हालांकि इसके मल्टीपल एडवांटेज हैं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं है, इसके अलावा कई सारे और एडवांटेज भी हैं जो टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहते हैं, वो फिलहाल हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अलाउ किया जाता है, सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं उनको भी अलाउ किया जाता है, जिससे कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बूस्ट हो सके। तो उसी के कंटेक्स्ट में जो सोवरेन वेल्थ फंड है जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आते हैं जनरली, वो इंडियन गवर्नमेंट से स्पेशल टैक्स बेनिफिट डिमांड कर रहे हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और किस बेसिस पर डिमांड कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आप अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA को ट्रीट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, या जिस तरह के टैक्स बेनिफिट, स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स आप अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड करते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, वही सेम बेनिफिट, वही स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स हमें भी चाहिए अगर हम अपने सोवरेन वेल्थ फंड के थ्रू इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो बाइलेटरल टॉक्स कई सारे कंट्रीज ने इंडिया के साथ होल्ड करी और उस बायलैटरल टॉक्स में कंट्रीज ने इस इशू को रेज किया है, जहां पर वो एग्जम्पशन डिमांड कर रही हैं इंडिया के अदर काउंटर पार्ट कंट्रीज की तरह। और ऐसा नहीं है कि ऐसे बायलैटरल कंसल्टेशन में ये चल रहा है, जो बजट 2024-2025 में जो डिस्कशन हो रहा है उसमें भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ने इस पर्टिकुलर स्पेशल टैक्स बेनिफिट के इशू को रेज किया था। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये ADIA है यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, सो वैसे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं जो ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी डिमांड कर रहे हैं। तो अगर नटशेल में देखें तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में बाय दिस अथॉरिटी दैट इज अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो कि यहाँ बोल सकते हैं ऐसा फंड जिसको ADIA कंट्रोल करता है, इस तरह के जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो डिविडेंड पे उनको टैक्स देना से उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, इंटरेस्ट इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से उनको एग्जाम किया गया है। कब तक? मार्च 2024 तक। तो ADIA कंट्रोल जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं इंडिया में स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको डिविडेंड पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है, इंटरेस्ट इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे टैक्स भी उन्हें पे नहीं करने होते हैं। जबकि ये सेम स्पेशल टैक्स बेनिफिट जो अदर सोवरेन वेल्थ फंड हैं उनको नहीं मिले हुए हैं, उनको ये एग्जम्पशन केस टू केस बेसिस पर दिए जाते हैं। एक ब्लैंकेट जो एग्जम्पशंस हैं या बेनिफिट्स हैं वो अदर सोवरेन वेल्थ फंड को नहीं दिए जाते हैं, उन्हें नेगोशिएट करना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन गवर्नमेंट बाद में उसे नोटिफाई करती है। तो इसी को लेकर के अब जितने भी अदर जो मिडिल ईस्ट कंट्री के जो सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर आस्किंग फॉर दिस स्पेशल टैक्स बेनिफिट। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के साइड से कोई अभी रिप्लाई या कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस चीज को लेकर के नहीं आया है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है और इसके साथ ही पेज नंबर 4 और पेज नंबर 8 पर दिए हुए भी आर्टिकल्स और इंफोग्राफिक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि GDP और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से ही रिलेटेड है। पहला आर्टिकल देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बैक्स GDP आउट। तो जैसा कि अभी हमने मिनट में डिस्कस किया कि अक्टूबर के मंथ में इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो अपने 16 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। रीजन हमने डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इंक्रीज हुआ, लो बेस इफेक्ट जो है उसका इंपैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा हमने रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में भी डिस्कस किया कि रिटेल इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुई, पिछले 3 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई बिकॉज ऑफ द सीजनल स्पाइक इन वेजिटेबल प्राइसेस। थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बिजनेस स्टैंडर्ड में मिल जाती है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो वेजिटेबल प्राइस है उसमें इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से नवंबर के मंथ में जो रिटेल इन्फ्लेशन रही वो 3 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा इंक्रीज हमें नवंबर के मंथ के रिटेल इन्फ्लेशन में देखने को मिला। और फिलहाल के लिए गवर्नमेंट के लिए ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग बजट जिस तरीके से नेगोशिएटर उसके हिसाब से भी NSO ने जो रिसेंटली डेटा पब्लिश किया है, दिस डेटा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरिम बजट एज वेल एज द अपकमिंग इलेक्शन। और अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी देखें, उसने फाइनेंशियल ईयर 24 का जो GDP ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है, वो भी रिवाइज किया है अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करके 7% का कर दिया है। जबकि उससे पहले
इससे कम प्रोजेक्शन था, वाइल एक्सपेक्टिंग 6.5% जीडीपी एक्सपेंशन इन द दिसंबर क्वार्टर। तो ये जो पॉजिटिव हमें इकोनॉमिक डेटा देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आरबीआई के रैशनल डिसीजन को भी जस्टिफाई कर रहा है, जहां पर रिसेंटली आरबीआई ने जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन के डेटा को रिवाइज किया है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इन्फोग्राफिक्स की बात करें तो दिस इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो कि अपने 16 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गया है। दिस इज ऑल अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन जो कि 3 महीनों के अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची है, रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग वेजिटेबल प्राइसेस। अब इसके साथ ही पेज नंबर 4 पर ये इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड के, जहां पर 9 स्टेट्स की जो इन्फ्लेशन है उसको कंपेयर किया गया। तो इन्फ्लेशन बाइट्स 9 स्टेट, एज मैनी एज 9 स्टेट्स हैव रिकॉर्डेड द हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। 9 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो इन्फ्लेशन रही है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा रही है। तो नवंबर मंथ की जो इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन का जो डेटा पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज से ज़्यादा इन्फ्लेशन रजिस्टर करी है। तो अगर हम देखें, इंडियन कंज्यूमर कॉस्ट ऑफ लिविंग रोज बाई 5.5%, यानी जो नेशनल एवरेज है दैट इज 5.5% कंपेयर टू द सेम टाइम लास्ट ईयर, जबकि ओडिशा में इट हैज इंक्रीज बाई 7.65, 6.99% इन राजस्थान, 6.78% इन हरियाणा। तो उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा में सबसे ज़्यादा हमें इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला इन कंपैरिजन टू नेशनल एवरेज। Apart from it, states like Bihar, Karnataka, Punjab, Telangana, Gujarat, Uttar Pradesh have also registered the higher inflation rate. तो आप देख सकते हैं इंडिया का जो एवरेज रहा वो 5.55 रहा, जबकि इससे ऊपर ये स्टेट्स हैं जिन्होंने ज़्यादा इन्फ्लेशन रजिस्टर करी और इससे नीचे के ये स्टेट्स हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज से कम इन्फ्लेशन रजिस्टर करी। डेफिनेटली आपको याद करने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट अ कंपैरिजन फॉर द नवंबर मंथ ओनली एंड यू कैन नॉट रिमेंबर इट ऑल्सो। एंड दिस इज ऑल अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन, जहां पर रिटेल इन्फ्लेशन कंपेयर करी गई 5 एडवांस इकोनॉमी। तो हम देखते हैं यूके, जर्मनी, यूएस, फ्रांस और जापान में रिटेल इन्फ्लेशन कितनी रही। तो 4 आउट ऑफ 5 एडवांस इकोनॉमी have registered a decline in retail inflation। तो जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही थी अब वो धीरे धीरे कर्व होना शुरू हो चुकी है एज पर द रीसेंट डेटा। तो जो 5 एडवांस इकोनॉमी उसमें 4 ने डिक्लाइन रजिस्टर किया है रिटेल इन्फ्लेशन में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एंड दिस इज द कंपैरिजन ऑफ ब्रिक्स नेशन। जो हायर इन्फ्लेशन है वो कहाँ में देखने को मिली, साउथ अफ्रीका और रशिया में। रशिया में क्यों देखने को मिली, रीजन क्वाइट ऑब्वियस है। इसके बाद साउथ अफ्रीका में भी जो इन्फ्लेशन रेट रहा वो सबसे ज़्यादा रहा। तो हायर इन्फ्लेशन हमें 2 कंट्रीज में देखने को मिली। अगर ब्रिक्स को कंपेयर करें, ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, ब्राज़ील और चाइना। तो उनका कंपैरिजन है। दिस ब्लैक ग्राफ इंडिकेट्स द रिटेल इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया कहीं मिडिल में रहा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, कंट्रोल्ड वे में रिटेल इन्फ्लेशन रही। और रीज़न क्यों है, क्योंकि आरबीआई टाइम टू टाइम मेजर ले रहा है रिटेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आरबीआई का प्राइमरी मैंडेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इसके साथ ही पेज नंबर 8 पर भी एक इन्फोग्राफिक दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। एमएसएमई कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी लैक्स प्री कोविड हाइक्स, शेयर इन एक्सपोर्ट लोवेस्ट इन 5 years। तो शेयर ऑफ इंडियाज एमएसएमई इन इंडिया जीडीपी इन 2022 was 29% एंड दैट इज लोअर देन द सेक्टर्स प्री पैंडेमिक फिगर। तो प्री पैंडेमिक में इंडिया की जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूशन था एमएसएमई सेक्टर का वो रिड्यूस हुआ है 2022 इन फाइनेंशियल ईयर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग। और रीजन हम सभी जानते हैं कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कई सारी कैश क्रेंस की सिचुएशन, लिक्विडिटी की सिचुएशन, डिमांड की सिचुएशन जो थी वो डिक्लाइन हुई थी, उनमें हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था, जिसका इंपैक्ट हमें छोटे छोटे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे, जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे, स्पेशली अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज दोनों ही केस में, उनमें हमें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन और इम्पैक्ट देखने को मिला था। और अभी भी जो एमएसएमई सेक्टर है वो उस कोविड-19 के इम्पैक्ट से रिकवर नहीं कर पाया है, जो कहीं ना कहीं डेटा से क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एमएसएमई सेक्टर जो कि जनरली कंसीडर किया जाता है ग्रोथ इंजन किसी भी इकोनॉमी के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, जो एमएसएमई सेगमेंट होता है दैट इज कंसीडर्ड एज अ ग्रोथ इंजन फॉर दैट इकोनॉमी। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयमेंट में, जीडीपी में एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और अगर इंडिया का डेटा देखें तो पैंडेमिक से पहले ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडियन इकोनॉमी में ये
एमएसएमई सेक्टर का, जो कि फिलहाल के लिए 22 फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 29% रह गया है। द शेयर इन कंट्रीज टोटल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड टच 31% इन 2019 में यही 31% था, जो कि 22 में अभी फिलहाल 29% तक पहुंचा। हालांकि मैं कहता तो थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अभी उतना नहीं हुआ, प्री पैंडेमिक लेवल पर नहीं पहुंचा है। और ये डेटा किसने पब्लिश किया है? एज पर द डेटा टेबल्ड इन पार्लियामेंट ऑन मंडे। तो गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग ये हमें कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम ग्राफ देखें तो शेयर ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन जीडीपी, हम देख सकते हैं कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया है एमएसएमई सेक्टर ने इन जीडीपी। तो 2018 से लेकर 2022 तक का डेटा है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि पैंडेमिक से जो शॉक लगा था एमएसएमई सेक्टर को, फिलहाल अभी उससे रिकवरी नहीं हो। इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो वो भी डिक्लाइन होता हुआ हमें दिख रहा है। 2019 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है, और पिछले 5 सालों का लोएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है एमएसएमई सेक्टर का इन इंडियन एक्सपोर्ट। तो दोनों ही केस में, चाहे वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन और चाहे वो एक्सपोर्ट हो, दोनों के ही में ही जो एमएसएमई सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन अभी प्री पैंडेमिक लेवल पर नहीं पहुंचा है। इट मींस जो शॉक लगा था एमएसएमई सेक्टर को, उससे भी रिकवरी फुल फ्लेज नहीं हुई है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 that is given on page number 4 of Business Standard. Loop-sided COP28 boon for India's growing coal and oil appetite. जो COP28 चल रही है और उसका जो अभी फाइनल प्रिंट आया है, उसको ग्रीन एनर्जी को लेकर के, फॉसिल फ्यूल एनर्जी को लेकर के, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं, चाहे वो रिच हों या डेवलप हों या डेवलपिंग कंट्रीज हों या डेवलपिंग आइलैंड्स हो, दे आर स्ट्रांगली कंजम्निंग दिस वीक लैंग्वेज अराउंड द फॉसिल फ्यूल फेज आउट। तो जो एक ज्वाइंट ड्राफ्ट निकला है ग्लोबल स्टेक टेक एट 20th Conference of Parties of United Nation Framework Convention on Climate Change, that is COP28 का जो हम जनरली बोलते हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट आया कि एटलीस्ट क्या डिसीजंस हुए इस कॉन्फ्रेंस में, कंट्रीज़ ने क्या क्या टारगेट सेट किए हैं। तो उसका जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है ग्लोबल स्टॉक टेक, तो उसको देखते हुए उस पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं, डेवलपिंग आइलैंड्स हैं, वो कंडम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि फॉसिल फ्यूल के फेज आउट को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट नहीं सेट किए गए हैं, बहुत वीक लैंग्वेज रही है, जिसकी वजह से COP28 को हम एक सक्सेस स्टोरी नहीं मान सकते हैं। हालांकि मंडे को ये जो ड्राफ्ट है ये रिलीज हुआ है और फिलहाल के लिए फॉसिल फ्यूल को कंप्लीटली फेज आउट करने के लिए किसी भी तरह के टारगेट नहीं सेट किए गए हैं। दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट इज एक्चुअली साइलेंट ऑन दिस फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो कि इस बार COP28 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि जो फॉसिल फ्यूल है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, उसके लिए टारगेट सेट किया जाए, उसको कंप्लीटली बैन किया जाए, उसको कंप्लीटली फेज आउट किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से इकोलॉजी, क्लाइमेट और मदर अर्थ को लॉस हो रहा है, इट इज़ एप टाइम। और कई सारे इवन जो वेटरन्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इकोलॉजी में, उन्होंने भी बोला था कि अगर इस बार डिसीजन नहीं लिया गया फॉसिल फ्यूल को कंप्लीटली फेज आउट करने का, तो डेफिनेटली इट कुड बी अ वेरी लेट सिचुएशन। इसके बाद किसी भी तरह का डिसीजन इस पर्टिकुलर डैमेज को रिवर्स नहीं कर पाएगा। हालांकि कोई भी प्रॉपर डिसीजन फेज आउट को लेकर के नहीं लिया गया। जो ड्राफ्ट है दैट इज कंप्लीटली साइलेंट, और इसी ड्राफ्ट को लेकर के जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज हैं उन्होंने कंडेम किया है COP28 के इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को। अब तो ये बात हो गई कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग आइलैंड्स हैं उन्होंने कंडेम किया, लेकिन अगर हम इंडिया के लिए देखें, इंडिया से अदर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तो डेफिनेटली दिस इज अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं। हालांकि उसके नेगेटिव और डिग्रेडेबल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरीके से इंडिया की कोल और ऑयल एपेटाइट इंक्रीज हो रही है, जिस तरीके से हम डेवलप हो रहे हैं और हमने 2047 तक डेवलप्ड कंट्री का टारगेट रखा है, उस केस में इंडिया की ऑयल और एनर्जी को लेकर के डिमांड सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगी। और हम ये सभी जानते हैं कि फिलहाल के लिए जिस तरीके से इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के मेजर लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से पेस चल रही है, फिलहाल वो एनर्जी की डिमांड हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरी होने वाली नहीं है। हमें कोल और ऑयल जैसे जो फॉसिल फ्यूल हैं उनकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिया की ग्रोइंग डिमांड के लिए जो COP28 है, इसकी जो लूप साइडेड है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का।
So this draft language around fossil fuel is extremely lopsided towards the oil producing nations, especially UAE और इंडिया के लिए भी। फिलहाल के लिए इंडिया को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इनकी रिक्वायरमेंट है, और इंडिया के लिए फ़िलहाल ये एक ठीक ठाक न्यूज़ हम कह सकते हैं। हालांकि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इंडिया को भी फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसको लेकर के जो टारगेट सेट किए गए वो भी इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बायोफ्यूल्स को और अदर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को लेकर के अपने मेजर्स, अपने एम्बिशियस टारगेट जो है वो सेट कर चुका है। तो फॉसिल फ्यूल के फेज आउट को लेकर के तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया गया, लेकिन ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल सोर्सेज को लेकर के जो टारगेट सेट किए गए वो भी इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए फ़िलहाल के लिए जो COP28 का जो जॉइंट स्टेटमेंट या जो ड्राफ्ट आया है, पॉलिसी ड्राफ्ट आया है, दिस इज़ गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी एज पर द करंट सिचुएशन। और जो कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजीज़ हैं, कार्बन कैप्चर, एनर्जी स्टोरेज, लो कार्बन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ये और जिसमें फॉसिल फ्यूल का सब्स्टिट्यूट करना है, उस तरह के मेजर्स इंडिया ऑलरेडी ले रहा है। दैट इज इन लाइन विद इंडियन पॉलिसी, और बोल सकते हैं कि इंडियन पॉलिसी इज ऑलरेडी इन लाइन विद दिस ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी ड्राफ्ट। So these are the top emitters, share of global CO2 emission 2000 से लेकर के 2022 तक का डेटा दिया हुआ है। हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एमिशन कौन करता है, चाइना, फॉलोड बाय USA, एंड देन थर्ड पोजीशन पर यूरोपियन यूनियन, एंड देन फोर्थ पोजीशन पर हम इंडिया कह सकते हैं। इसके अलावा कनाडा, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ये दीज आर द टॉप एमिटर्स जो कि टॉप CO2 एमिट करते हैं, और इन्हीं को कर्व करने की बात करी जा रही थी। हालांकि जैसा कि एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस बार COP28 में स्ट्रिक्ट डिसीजंस आएंगे, वैसा नहीं हुआ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। यहाँ पर 2 आर्टिकल्स हैं, हम साथ में डिस्कस करेंगे। फिस्कल प्रूडेंस टॉप प्रायोरिटी FM, तो जैसा कि हम सभी डिस्कस कर चुके हैं, कई बार हमने डिस्कस भी किया है कि अपकमिंग ईयर में जनरल इलेक्शन शेड्यूल है और गवर्नमेंट नहीं चाहती किसी भी तरीके से उसके इकोनॉमिक पैरामीटर खराब हो फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि उसको जनरल इलेक्शन में नुकसान हो। तो इसी को देखते हुए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ट्यूसडे को बोला है कि भले ही गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, गवर्नमेंट उन पर फोकस कर रही, लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट फिस्कल प्रूडेंस को भी टॉप प्रायोरिटी में रख रही, फिस्कल डिसिप्लिन को भी टॉप प्रायोरिटी में रख रही। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में बेनिफिट पाने के लिए, पॉपुलिस्ट पॉलिसी पाने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स को एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डिसिप्लिन या फिस्कल प्रूडेंस को अडॉप्ट ना करे। फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस मीन्स कि इतना ज़्यादा खर्चा ना करे कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो उसका टारगेट ब्रीच हो जाए। फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को लेकर के गवर्नमेंट जो है वो कॉशियस है, और जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनको फंड उसी तरीके से एलोकेट किया जाएगा जिससे कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस जो है वो इंपैक्ट ना करे। फिस्कल डेफिसिट के लिए जो टारगेट रखा गया उस टारगेट पर को गवर्नमेंट अचीव कर ले। तो वी आर ऑन राइट ट्रैक व्हेन इट कम्स टू माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, और अभी हमने रिसेंटली डिस्कस भी किए हैं कई सारे पैरामीटर्स, इकोनॉमिक पैरामीटर जो कि एनएसओ ने पब्लिश किए। तो फिलहाल के लिए एडिशनल जो ग्रॉस स्पेंडिंग है उसको अप्रूव करते हुए, कितनी अप्रूव करी है, कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.29 ट्रिलियन की एडिशनल ग्रॉस स्पेंडिंग जो है वो अप्रूव करी है, जिसमें नेट कैश आउटफ्लो अप्रॉक्सीमेटली 58,378 करोड़ का होगा। और इसमें जो हमारे प्राइमरी सेक्टर्स हैं, जो सब्सिडीज है, किस किस सेक्टर में सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, प्राइमरीली जिस पर सबसे ज़्यादा एडिशनल बर्डन होता है फर्टिलाइजर, फूड और एम्प्लॉयमेंट, तो उन पर एलोकेशन किया जाएगा। और इस एलोकेशन के समय ही गवर्नमेंट ने क्लियरली इंडिकेट किया कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वेलफेयर एक्टिविटीज़ और पॉपुलिस्ट पॉलिसी ला रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट इन जनरल इलेक्शन, हम फिस्कल प्रूडेंस का भी ध्यान रख रहे हैं, हम इतने खर्चे नहीं कर रहे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो। इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो कि फिस्कल डेफिसिट से ही एसोसिएटेड है, यहीं डिस्कस कर लेते हैं। RBI कॉशियस स्टेट्स विद ओवर 4% फिस्कल डेफिसिट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेट्स की फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर के, फिस्कल डेफिसिट को लेकर के कॉशियस या कंसर्न रेज किया है, और उसने बोला है कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4% ऑफ स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, उसको स्टेट्स को अचीव करना चाहिए। जो नेशनल एवरेज है वो 3.1% का रखा गया है, स्टेट्स का लिए अप्रॉक्सीमेटली 4% का टारगेट रखा गया है। तो ऐसे स्टेट्स जो कि ज़्यादा डेट ले रहे हैं वो इस पर्टिकुलर टारगेट को ध्यान में रखें कि जो नेशनल एवरेज है और जो उनको स्टेट्स को एवरेज दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए ही वो अपने एक्सपेंडिचर करें और डेट लेवरेज करें।
क्योंकि ऐसे स्टेट्स जिनका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4% का ब्रीच हो रहा है, अगर उन स्टेट्स का डेट लेवरेज देखें तो उन्होंने 35% से भी ज़्यादा डेट लेवरेज है, जबकि जो नेशनल एवरेज है दैट इज 27.6%। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस सेंटर। एआई मिशन टू हेल्प स्टार्टअप्स विद कंप्यूटिंग पावर पीएम। तो इंडिया विल सून लॉन्च एआई मिशन टू बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज ऑल अक्रॉस द कंट्री। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इस तरह के जो एआई मिशन है ये इंडियन स्टार्टअप्स को हेल्प करेंगे, जिससे कि कंप्यूटिंग पावर को यूज करते हुए अपनी कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन विल बी टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ एआई कंप्यूटिंग इन इंडिया एंड प्रोवाइड इंडियन स्टार्टअप एंड इनोवेटर्स विद बेटर अपॉर्चुनिटी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के इंडिया अपना अप्रोच सेट कर रहा है। फिलहाल के लिए अभी ये इनिशियल लेवल है जहां पर एआई को पॉजिटिवली ट्रैक करने की कोशिश करी जा रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एपिक विन हैज बेकर्स इन इंडिया। सो द वर्डिक्ट इन गूगल वर्सेस एपिक गेम्स एंटी ट्रस्ट केस इन यूएस हैज स्प्रेड चीयर अमंग द इंडियन गेमिंग एंड ऐप डेवलपर्स। तो 3 साल का ये लीगल डिस्प्यूट था जहां पर सैन फ्रांसिस्को की जूरी ने पाया कि जो गूगल है दैट टर्न इट्स प्ले ऐप स्टोर एंड बिलिंग सर्विसेज इनटू एन इलीगल मोनोपोली। और यही जजमेंट आया और इस जजमेंट के बाद इंडिया में जो स्पेशली जो गेमिंग और ऐप डेवलपर्स हैं उन्होंने इस डिसीजन को वेलकम किया है। अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो लास्ट अक्टूबर में सीसीआई ने भी पेनल्टी इंपोज करी थी गूगल पर इसी तरह की डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने के लिए। तो सेम डिसीजन यूएस में भी देखने को मिला और इसको लेकर के जो ऐप डेवलपर्स हैं, जो गेमिंग कंपनीज हैं, दे आर एक्चुअली चेयरिंग में। उनका कहना है कि इसका इंपैक्ट हमें इंडिया पर भी देखने को मिलेगा। तो एपिक की जो विन है उसको कई तरीके से बैक किया गया इंडिया में, उसको वेलकम किया गया इंडिया में, हालांकि हुई है यूएसए जूरी में है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। स्पाइसजेट टू रेज ₹2.2K crore capital. SpiceJet board and Tuesday approved 2,250 crore fresh capital from 64 एंटिटीज, जिसमें कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो इक्विटी शेयर के इशुएंस के थ्रू, इक्विटी शेयर्स और वारंट के इशुएंस के थ्रू जो स्पाइसजेट है वो 2.2K करोड़ का कैपिटल रेज कर रहा है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 64 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। India Oman FTA talks on fast track. The proposed comprehensive free trade agreement negotiation between India and Oman is on fast track mode. ऐसा कहना है जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के जो ऑफिशियल्स हैं जो इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हैं। तो प्रॉब्ली गवर्नमेंट ये चाह रही है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये डील फाइनलाइज हो जाए ताकि जनरल इलेक्शन में भी उसको लीवरेज किया जा सके। एंड दिस इज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बिटवीन इंडिया एंड ओमान। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। फाइनेंशियली 24 से लेकर के 23 तक का डेटा दिया हुआ है। जनरली ओमान के साथ हम नेगेटिव ट्रेड बैलेंस में रहते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और इसीलिए प्रोबेबली ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि प्रोबेबली जो ये एफटीए नेगोशिएट हो रहा है इंडिया और ओमान के बीच में ये इंडिया को बेनिफिट दे। Apart from it, this negotiation assumes significance or importance as India and 6-member Gulf Cooperation Council, that is Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and UAE has not been able to begin negotiation for more than a year. तो probably इस particular FTA को बहुत important माना जा रहा है। Let us see कि actually wind up हो सकता है by the end of this month. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लोन डिसबर्समेंट बाय फेस फिनटेक कंपनीज जंप 43% इन Q2 रिपोर्ट। तो फिनटेक कंपनीज एसोसिएटेड विद फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट दैट इज फेस। तो ऐसी कंपनीज जो कि इस पर्टिकुलर ऐसी फिनटेक कंपनीज जो कि इस पर्टिकुलर एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं, एसोसिएटेड हैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 31,692 करोड़ का या वर्थ का जो लोन है वो डिसबर्स किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के Q2 में, जो कि पिछले साल से 43% ज़्यादा है। Q1 में डिसबर्समेंट कितना था? 29,875 करोड़। तो Q1 से भी इंक्रीज है और पिछले साल के अगर कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड से कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में भी 43% का इंक्रीज देखने को मिला है। और ये कहाँ से डेटा आ रहा है? एज पर द फेसिट रिपोर्ट बाई फेस, जो कि एक इंडस्ट्री बॉडी है डिजिटल लेंडर्स की। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फोग्राफिक्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। ये न्यूज़ आपको किसी भी तरह के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर को लिखने में हेल्प करेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।